जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो अगली वीडियो में पहली वीडियो में हम समझ चुके यूनिट 1 पढ़े थे। इस वीडियो में हम यूनिट 2 पढ़ेंगे। S5 का जो हमारा DLED सेकेंड ईयर S5 विद्यालय में स्वास्थ्य योग जो है विद्यालय में स्वास्थ्य योग एवं शारीरिक शिक्षा S5 सब्जेक्ट है जो 60 नंबर का बाहरी परीक्षा पूछा जाता है। तो उसका यूनिट नंबर 2 है। यूनिट नंबर 2 है खेल एवं खेलकूद। S5 है प्रारंभिक विद्यालय स्तर के विशेष संदर्भ में। अब हम इसका विषय सूची देखेंगे। विषय सूची है नंबर 1 खेल एवं खेलकूद की अवधारणा और महत्व। नंबर 2 है खेलकूद की बुनियादी आधार। नंबर 3 है कक्षा एवं प्रांगण में रोचक खेल। नंबर 4 है विद्यालय समय सारणी में खेल का स्थान। नंबर 5 है चोट एवं जख्म से बचाव व प्राथमिक उपचार। नंबर 6 है प्रमुख खेल आयोजन राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खेल का आयोजन होता है उसके बारे में है। अब हम देखेंगे खेल का परिचय एवं परिभाषा, क्योंकि ये यूनिट 2 जो है ये स्पेशल खेल और खेल के बारे में ही, खेल कूद के बारे में ही बताया गया है। इसलिए सबसे पहले हम खेल के परिचय एवं परिभाषा जानेंगे। खेल एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो बालकों को आत्म प्रेरित एवं आह्लादित करता है। यह बालक के जीवन में उत्साह, प्रसन्नता, स्फूर्ति और स्वतंत्रता के भाव उत्पन्न करते हैं। जब आदमी कोई खेल खेलता है तो उसके अंदर उत्साह पैदा होता है, उसके अंदर खुशी होती है, उसके अंदर फुर्ती होती है और वो अपने आप को स्वतंत्र मानता है। इसका परिभाषा डेफिनेशन देखेंगे हम लोग। क्रो एंड क्रो के अनुसार, ये बहुत बड़े शिक्षाविद है, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक है। इस क्रो एंड क्रो के अनुसार खेल का परिभाषा है, खेल वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति उस समय व्यस्त होता है जब वह उस काम को करने के लिए स्वतंत्र होता है जिस काम को वह करना चाहता है। यानी कि ये कह रहा है खेल एक वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति उस समय खेल खेलता है जब व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र समझता है और स्वतंत्र मानता है। ठीक है, अब हम खेल कूद की अवधारणा पे चलते हैं। खेल कूद की अवधारणा क्या कहता है? कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स। खेलों से आशय उन समूह घटनाओं से है जो एक से अधिक व्यक्ति दल बनाकर प्रतिद्वंदी के रूप में खेलते हैं। खेल में आनंद, प्रतियोगिता और सीखने का तत्व होता है। जैसे आप लोगों को पता होगा खेल बहुत सारे होते हैं, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल, कबड्डी, खो खो, हैंडबॉल। जैसे क्रिकेट है तो क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं तो ये ग्रुप में खेलते हैं। वॉलीबॉल ग्रुप में खेलते हैं और ग्रुप में प्रतियोगिता का भावना होता है, क्या हम अच्छा खेलेंगे तो हम अच्छा खेलेंगे। तो इस तरीके से खेल कूद के उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पोर्ट्स। जब कोई काम इंसान करता है तो उसका उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है। उसी तरीके से कोई आदमी खेल करता है, उसके पीछे का क्या उद्देश्य होता है, उससे क्या फ़ायदा होता है। तो सबसे पहला है शारीरिक विकास, शरीर स्वस्थ, मजबूत और फुर्तीला बनाता है, बिल्कुल सही बात है। मानसिक विकास, आत्मविश्वास, धैर्य और निर्णय क्षमता बढ़ती है। सामाजिक विकास, टीम भावना, सहयोग और नेतृत्व कौशल का विकास होता है। नैतिक विकास, जीत हार स्वीकारना और निष्पक्षता की आदत। स्वास्थ्य संरक्षण, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है।
मनोरंजन और आनंद, तनाव दूर कर आनंद और ताजगी का अनुभव होता है। जब हम खेल खेलते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें होती है और फ़ायदा होता है खेल खेलने से। अब हम खेल कूद का महत्व जानेंगे। खेल कूद का महत्व जानेंगे तो सबसे पहला है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में क्या कहता है, शरीर स्वस्थ और मजबूत बनता है, मांसपेशियां विकसित होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, ऊर्जा और स्फूर्ति आती है। खेल कूद से ये शारीरिक विकास का ये लाभ हुआ। अब हम मानसिक विकास के बारे में चलते हैं। मानसिक विकास क्या क्या होता है मानसिक विकास में, तो मानसिक विकास में आत्मविश्वास बढ़ता है खेल कूद करने से, धैर्य और एकाग्रता आती है, निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है, तनाव दूर होता है। मानसिक विकास से ये चीज़ें सब लाभ होती है। अब हम सामाजिक विकास में चलते हैं। सामाजिक विकास में टीम भावना का विकास होता है, सहयोग करने का भाव विकसित होता है, अनुशासन और नेतृत्व कौशल बढ़ती है, मेल जोल और मित्रता बढ़ती है। खेल कूद का महत्व, खेल कूद का महत्व और अन्य आयाम। चौथा है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास में खेल से भावनाओं पर नियंत्रण, संयम और संतुलन विकसित होता है। पांचवा है नैतिक विकास। नैतिक विकास में खेल भावना, नियमों का पालन और निष्पक्षता की आदत बनती है। छठा है खेल द्वारा मानसिक और शारीरिक बीमारियों का उपचार संभव। सातवां है आत्म अंतर्दृष्टि, अपनी शक्तियों और कमजोरियों की पहचान करने में मदद करता है। देखिए दोस्तों, खेल कूद से कितने सारे फायदा हैं। रचनात्मक मूल्य नंबर 8 है, नई सोच, कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता का विकास होता है। नंबर 9 है नागरिकता का विकास, राष्ट्र प्रेम, सामुदायिक भावना और सहकारिता का बोध। कैसे होता है, जैसे कोई क्रिकेट का प्लेयर है तो वो क्रिकेट खेलता है तो उसके अंदर राष्ट्र की भावना भी विकसित होती है, जो नेशनल लेवल पर है। खेल सब खेलने से उन प्लेयर के अंदर ये भावना विकसित होता है कि हम राष्ट्र के लिए कुछ कर रहे हैं। उसी तरीके से नंबर 10 है मनोवैज्ञानिक विकास, मनोबल बढ़ता है, भय और चिंता कम होती है, डर खौफ कमता है और मोटिवेशन मिलती है। शैक्षिक महत्व, प्रतियोगिता और सहयोग की भावना का विकास। शैक्षिक महत्व में प्रतियोगिता और सहयोग की भावना का विकास, एक दूसरे को सहयोग करने के लिए लोग तैयार होते हैं। खेल कूद के बुनियादी आधार। खेल कूद के बुनियादी आधार क्या है? बेसिस ऑफ स्पोर्ट्स। नंबर 1 है आनंद, मज़े के लिए खेल खेलता है। खेल का प्रमुख उद्देश्य आनंद की प्राप्ति एवं मनोरंजन है। बच्चे अकेले या सामूहिक खेलकर आनंद उठाते हैं। अकेले भी बच्चा खेलता रहता है। छोटे छोटे बच्चों को आप देखेंगे तो अकेले खुद से खेलेगा, तो अकेले भी खेल का आनंद लेता है, मज़ा लेता है। और जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो वह मैदान में टीम के साथ में खेलता है। इसलिए उत्तर बाल्यावस्था को टीम अवस्था भी कहते हैं। सुरक्षा, सुरक्षित वातावरण, शारीरिक एवं भावनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। नंबर 3 है सबकी सहभागिता, लड़के लड़कियां और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन जरूरी है। नंबर 4 है अनुभव करके सिखाना, बच्चे स्वयं खेल के नियमों को समझते, बनाते और लागू करते हैं। आनंद एवं सुरक्षा, आनंद एवं सुरक्षा, इंटरटेनमेंट एंड सेफ्टी। आनंद मज़े के लिए होता है। मनोरंजन का महत्व, शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि, थकान को दूर करना, सामाजिक लाभ, जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि। सुरक्षा, सेफ्टी क्या होता है? सुरक्षित वातावरण बनाना, शारीरिक सुरक्षा निश्चित करना, भावनात्मक सुरक्षा देना, भावनात्मक इमोशन।
खेल के उचित नियम बनाना, निगरानी और मार्गदर्शन, सबकी सहभागिता समावेशन, इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन। लड़के और लड़कियां में कैसे सहभागिता बनती है? शिक्षा का समान अवसर, लैंगिक भेदभाव न हो, खेल में बराबर भागीदारी हो, पेशेवर जीवन में सम्मान सुविधा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जिसको PWD भी कहते हैं, मुख्य धारा में जोड़ना, सुगम्य भवन, रैंप, रेलिंग में, ब्रेल किताबें, श्रवण यंत्र, संसाधन, शिक्षक की व्यवस्था, समावेशन का महत्व, समानता और भाईचारा, हीन भावना से वे मुक्ति। जब एक दूसरे को समाज में समान उसको इज्जत देता है लोग, तो उसके अंदर समान भावना आती है, जिससे हमारा लाभ ये होता है कि हीनता का भावना जो है ना, वो उससे हमको छुटकारा मिल जाता है। समाज में सम्मान पूर्वक जीना, समाज में उसको सम्मान मिलता है। सहयोगात्मक सीखना, समाज में वो सहयोग करके सीखता है। आगे है अनुभव करके सीखना, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। जैसे लर्निंग बाय डूइंग है ना, करके सीखना, उसी तरीके से अनुभव करके सीखना, इससे ज़्यादा समझ में आता है। बालक अपने जीवन काल में बहुत सी बातें स्वयं अनुभव करके सीखता है। जैसे बच्चा जब बचपना रहता है तो खुद से सोचता है और खुद से समझता है और सीखता भी है। खेल में बच्चे स्वयं नियम समझते हैं, बनाते और लागू करते हैं। इससे उनकी स्वतंत्र सोच और समस्या समाधान क्षमता विकसित होते हैं। आप गांव घर में देखेंगे तो बच्चे अपने आप में खेलेंगे और अपने स्वतंत्र होकर के अलग अलग नियम बनाएंगे। तो बच्चा इस तरीके से अपने अनुभव को, अपनी सोच को विकसित करता है। नंबर 1 है नियम समझना। बच्चे खेल की प्रक्रिया को स्वयं देखकर और भाग लेकर नियम समझते हैं। नियम बनाना, खेल के दौरान बच्चे आपस में मिलकर नए नियम बनाते और तय करते हैं। प्रयोग करना, नियमों को व्यवहार में लाकर बच्चे वास्तविक सीख प्राप्त करते हैं। विद्यालय में रोचक खेल, विद्यालय में रोचक खेल क्या क्या है? कक्षा के अंदर के खेल और कक्षा के बाहर के भी खेल हैं। अभी हम जानते हैं कक्षा के अंदर के खेल, तो शतरंज है जिसे चेस बोलते हैं, ये कक्षा के अंदर बैठ करके आराम से खेल सकते हैं। लूडो आप लोग जानते ही है, लूडो खेल सकते हैं। कैरम बोर्ड खेल सकते हैं, कार्ड गेम्स खेल सकते हैं, बोर्ड गेम्स खेल सकते हैं। विद्यालय प्रांगण के खेल, फुटबॉल। विद्यालय के बाहर जो विद्यालय का प्रांगण रहता है, आंगन या जिसे ग्राउंड बोलो, तो फुटबॉल खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, हॉकी खेल सकते हैं, खो खो कबड्डी खेल सकते हैं, वॉलीबॉल रग्बी खेल सकते हैं। विद्यालय समय सारणी, स्कूल टाइम टेबल। परिभाषा, एस.के. कोचर के अनुसार, एस.के. कोचर एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक है, शिक्षाविद हैं। इसके अनुसार विद्यालय की जिस योजना या चार्ट के द्वारा प्रतिदिन के निर्धारित समय को विभिन्न विषयों क्रिया के मध्य प्रदर्शित किया जाता है, उसे समय सारणी कहते हैं। जैसे आप विद्यालय में जाएंगे तो देखेंगे एक समय सारणी लगा रहता है, कौन समय में कौन सा काम होगा, कौन टीचर का कौन सी घंटी है, इस तरीके से समय सारणी बनाया जाता है। समय सारणी के प्रकार, संपूर्ण विद्यालय समय सारणी। ये संपूर्ण विद्यालय समय सारणी के में होता है पूरा विद्यालय में, पूरा रोज़मर्रा को जो टाइम टेबल है उसमें क्या करना है, पूरा विद्यालय में क्या होगा, पूरे विद्यालय का समय सारणी इस समय सारणी में होगी। शिक्षक संबंधी समय सारणी आप देखेंगे तो टीचर का समय सारणी अलग होता है। टीचर पूरे जो 9 बजे एंट्री करते हैं, 10 बजे, तो शाम के 5 बजे 4 बजे छुट्टी होता है। इस बीच में शिक्षक क्या करेंगे स्कूल में, उसका समय सारणी होता है। खेल समय सारणी, खेल का भी समय सारणी होता है। जैसे आप देखेंगे टिफ़िन होता है, टिफ़िन के बाद बच्चा खेलने के लिए प्रांगण में जाता है, तो खेल का समय सारणी अलग होता है।
कक्षा समय सारणी, कक्षा का टाइम टेबल अलग होता है, कौन से समय में कौन सी टीचर की कौन सी घंटी है, ये सारा चार्ट लगा रहता है कक्षा समय सारणी में। पाठ्य सहगामी सारणी, पाठ्य सहगामी सारणी में कौन सी टीचर कौन से सब्जेक्ट और कौन से टॉपिक पढ़ाएंगे, कौन से पाठ्यक्रम पढ़ाएंगे, उसका समय सारणी होता है। गृह काम समय सारणी, आप घर पर जब जाएंगे तो कौन सी समय सारणी यूज करेंगे, किस टाइम खाना खाएंगे, किस टाइम क्या करेंगे, उसका है। अवकाश निर्देश समय सारणी, आप देखेंगे छुट्टी का एक कैलेंडर जारी होता है पूरा साल का, उसमें अवकाश का समय सारणी अलग होता है। जैसे बिहार सरकार के द्वारा जारी किया जाता है कि साल में इतना दिन छुट्टी रहेगा, पूरे साल का कैलेंडर होता है, उसे अवकाश निर्देश सारणी कहा जाता है। अगला है समय सारणी उद्देश्य एवं महत्व। विद्यालय काम को सुचारू रूप से चलाना, निर्धारित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना, शिक्षकों को योग्यता अनुसार काम वितरण करना, छात्रों में काम के प्रगति सजगता लाना, भौतिक संसाधनों का उचित उपयोग, समय और ऊर्जा की बचत, नैतिक मूल्यों का विकास, विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना, मनोवैज्ञानिक महत्व, स्थिरता और सुरक्षा, ये सब हिसाब से विद्यालय में कार्य किया जाता है। समय सारणी में खेल का स्थान, समय सारणी में खेल का स्थान क्या क्या है उसको देखेंगे। स्वस्थ बनाता है, पहला है स्वस्थ बनाता है, नियमित खेल से बच्चे शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। नियमित कोई खेल खेलता है तो बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है। शारीरिक रूप से सुदृढ़ है, मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत होती है। अच्छी आदतें, भविष्य के लिए अनुशासन और स्वास्थ्य की आदतें बनती है। धैर्यशील एवं शांत, खेल से मानसिक संतुलन और शांति मिलती है। सफल मानसिकता, जीतने और हारने से सफल जीवन की तैयारी होती है। समय प्रबंधन, खेल के माध्यम से समय के सदुपयोग का कौशल विकसित होता है। सामाजिक बनाना, मिलकर खेलने से सामाजिक और मेल जोल बढ़ता है। अनुसरण का विकास, नियमों का पालन और अनुशासन की भावना विकसित होती है। प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड्स क्या है? प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ है किसी भी घायल या बीमार व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाने से पहले उसकी जान बचाने के लिए जो उपाय किए जाते हैं उसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। जैसे आप कहीं भी स्कूल, कॉलेज या फिर हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट एड्स रहेगा, जिसमें बेसिक चीज़ें सब रहता है। जब किसी व्यक्ति का मतलब स्थिति ज़्यादा गंभीर होती है तो उस वक्त उसको जो ये जान बचाने के लिए जो चिकित्सा अपनाया जाता है उसी को हम फर्स्ट एड्स बोलते हैं। प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य जान बचाना है। घायल व्यक्ति को पहले जान बचेगा तो लाख उपाय। पहले जान बचाना है, घायल व्यक्ति की जीवन रक्षा करना सर्वोच्च प्राथमिकता। हालात सुधारना, बिगड़ती स्थिति को स्थिर करना और आगे नुकसान रोकना। स्वास्थ्य सुधार, घायल को शीघ्र चिकित्सा सहायता तक पहुंचाना। प्राथमिक चिकित्सा का ABC नियम, प्राथमिक चिकित्सा का ABC नियम क्या कहता है? श्वास नली एयरवे, नंबर A है श्वास नली एयरवे, B है ब्रीथिंग सांस, C है सर्कुलेशन रक्त संचार। प्राथमिक उपचार सिद्धांत, जल्दी से रक्त स्राव रोके, बेहोश व्यक्ति को होश में लाए, टूटी हड्डी को सुरक्षित करे, शीघ्र अस्पताल तक पहुंचाए। श्वास नली की जांच करें, क्या सांस लेने में कोई रुकावट है? कोई रुकावट है, सांस की जांच करें, व्यक्ति सांस में ले रहा है या नहीं। रक्त संचार की जांच, नाड़ी और रक्त प्रवाह की स्थिति जांचें। प्राथमिक चिकित्सा सामग्री, प्राथमिक चिकित्सा सामग्री किट, फर्स्ट एड्स किट,
यानी कि फर्स्ट एड में कौन कौन से सामग्री का उपयोग हम कर सकते हैं? मुंह का मास्क, चेहरे की शील्ड, रक्त दाब मापी, स्टेथोस्कोप, इमरजेंसी फ़ोन नंबर, स्प्रिट एल्कोहल, बैंडेड और रुई, आयोडीन लोशन, बैंडेज, कैंची। अस्थि भंग, फ्रैक्चर के प्रकार, अस्थि की निरंतरता में रुकावट या टूट होने को अस्थि भंग कहते हैं। साधारण अस्थि भंग क्या है? साधारण अस्थि भंग क्या है? हड्डी बिना घाव के टूटे, हल्की चोट, अपने स्थान से अधिक विचलन नहीं, जिसे हम बोलते थोड़ा सा क्रैक होना या फिर मोच आना जिसको बोलते हैं। संयुक्त अस्थि भंग, हड्डी टूटने के साथ साथ त्वचा भी कट जाती है। जटिल अस्थि भंग, हड्डी टूटने के साथ भीतरी अंग या रक्त वाहिनी में भी चोट होता है, ये गंभीर स्थिति बढ़ती चली जाती है। ग्रीन स्टिक भंग, बच्चों की हड्डियाँ टूटने के बजाय मुड़ जाती है। आघात अस्थि भंग, टूटी हड्डियों के सिरे एक दूसरे में फंस जाते हैं। बहुखंड अस्थि भंग, बहुखंड अस्थि भंग, भारी चोट से हड्डी के छोटे छोटे टुकड़े जाते हैं, भारी चोट से हड्डी के छोटे छोटे टुकड़े टूट जाते हैं। तो थैंक यू दोस्त, यहीं पर मेरा क्लास समाप्त होता है। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर हम अगला यूनिट देखेंगे, यूनिट नंबर 3। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।